दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिनके अपनी सगी बेटियों ने उस पर इल्जाम लगाए कि उनके पिता ने उनके साथ 8 साल तक लगातार दुष्कर्म किया। और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत सेंट्रल जेल से होती है, जहां पर हम कुछ कैदियों में सागर हुसैन नाम के एक कैदी को देखते हैं। उसे कल ही इस जेल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन जिसे भी इसके जुर्म के बारे में पता चलता है, सब उसे नफरत करने लग जाते हैं। और नफरत तो ऐसी कि वो उसे जान से मार देना चाहते हैं। और हर बार की तरह आज भी कुछ कैदी सागर को पीटने लगे, और आज तो उसे इस तरह मारा कि उसे अधमरा कर दिया गया। लेकिन सही टाइम पर जेलर आकर उसकी जान बचा लेता है। और जेलर का भी यही कहना है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारी ड्यूटी इसकी हिफाजत करना है। इसलिए सागर को यहाँ से भी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि यहाँ रहा तो कैदी इसे मार डालेंगे। सागर पर इल्जाम है कि वो 8 साल तक अपनी सगी बेटियों पर लगातार दुष्कर्म करता रहा। और ये बात सुनकर वहाँ के कैदी भी सागर पर थूकने लगे। सागर का सेल नादिर के सेल के पास ही था। नादिर एक बहुत अच्छा इंसान है। वो सुबह शाम अल्लाह की बंदगी करता है और बाकी कैदियों को भी लड़ाई झगड़ा करने से रोकता है। अगले दिन सागर के दोस्त ने एक वकील से सागर का केस लड़ने की बात की। उसके दोस्त के पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो कैसे भी करके पैसों का पूरा इंतजाम कर देगा। सागर का जुर्म जानने के बाद उस वकील ने कहा कि अपराधी ने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, लेकिन बिश्नोई साहब उसे बचा ही लेंगे। बस तुम पैसे का इंतजाम करते जाओ। वहीं कोर्ट में बताया गया कि केस की खबरें सभी जगह फैल चुकी हैं और ये केस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसे लेडी जज जय रेड्डी के अंडर में चलाया जाएगा। जय रेड्डी का नाम बहुत मशहूर है। वो ऐसे क्रिमिनल को कभी भी नहीं बख्शती और अब सभी जगह यही चर्चे हो रहे हैं कि सागर हुसैन का बचना अब नामुमकिन है। अगली सुबह सागर को फिर से 2 कैदी रोक लेते हैं कि उस जेल से तो बचकर आ गया, लेकिन इस जेल से बचकर नहीं जाएगा। सागर ने उनसे कहा कि देखो, मुझसे मत उलझो, तुम्हें पता है कि मुझ पर कौन सा इल्जाम लगा हुआ है। जैसे ही वो कैदी सागर को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी वहाँ पर नादिर आ जाता है और वो उनसे कहने लगा कि यदि उसने कोई जुर्म किया है तो हम सब ने भी कोई न कोई जुर्म किया है, इसलिए आज हम सब जेल में हैं और उसके गुनाहों की सजा ऊपर वाला देगा। नादिर के यहाँ सब इज्जत करते हैं, इसलिए वो आज सागर को छोड़ देते हैं और आपस में बातें करने लगे कि मौका मिलते ही हम सागर पर हमला करेंगे। और फिर सुनवाई का दिन आ जाता है। प्रोसिक्यूशन ने 307 अटेम्प्ट मर्डर और 376 रेप का आरोप लगाया है। सागर ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोला। वहीं जज जया रेड्डी ने कहा कि 3 दिन में विटनेस पेश करो। मैं इस केस को 20 दिन में खत्म करना चाहती हूँ। कोर्ट में सागर की पत्नी और उसकी 3 बेटियां मौजूद थी, जो सागर से बहुत ज़्यादा डर रही थी और सागर भी अपनी नफरत भरी निगाहों से उन्हें घूर रहा था। वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील ने सागर से कहा कि बेटी क्या होती है तू जानता है? बेटी माँ होती है, भोग वस्तु नहीं। बेटी भाग्य बिंदु होती है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हुए? तेरी बेटियों के अभी दांत तक नहीं निकले थे और तूने उनकी जवान काट डाली। सागर हुसैन, मुझे तुझसे घिन आती है। यदि मैं जज होता तो मैं तुझे अभी फांसी में चढ़ा देता। जो भी सागर को देखता है, हर किसी के दिल में उसके लिए यही नफरत है। अगली सुबह नादिर नाश्ता कर रहा था। उसने जब सागर को सेल से बाहर निकलते देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया और आज पहली बार सागर को किसी ने इंसान समझा। नादिर ने उसे खाने के लिए ब्रेड दिया और ये इंसानियत देखकर सागर रोने लग गया और कहने लगा कि जब से मैं पकड़ा गया हूँ तब से लोगों ने मुझे सिर्फ मारा ही है। किसी ने लातों से मारा तो किसी ने बातों से, और जो लोग बचे थे उन लोगों ने नज़रों से मारकर ही मेरे बदन को अधमरा कर दिया। सागर अंदर से टूट चुका है। वो एक जिंदा लाश बन चुका है। नफरतों की मार उसे ऐसी पड़ी है कि कोई फरिश्ता भी होता तो अब तक मर गया होता, लेकिन उसे तो मौत भी नहीं आई। नादिर ने उसे समझाया कि यदि तुमने कुछ किया है या नहीं भी किया तो वो सिर्फ तुम जानते हो या ऊपर वाला। तुम ऊपर वाले से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा।
और जब दूसरे कैदियों ने सागर को नादिर के पास बैठा हुआ देखा तो वो नादिर से कहने लगी कि गुनहगार के और बेगुनाह के आंसू एक जैसे होते हैं, इसलिए आप इस दरिंदे की बातों में बिल्कुल भी ना आए। और इस तरह दिन बीतने लगे, लेकिन नादिर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि सागर बेगुनाह है। और फिर हम देखते हैं कि नादिर सागर को रोककर उससे कहता है कि आज तो कोर्ट का दिन था। तब सागर ने बताया कि आज मेरी बड़ी बेटी ने मेरे खिलाफ गवाही दी है और उसने भी वही कहा जो सब कहते हैं कि हमारे अब्बू ने हम तीनों बहनों के साथ गलत किया। जब हम चिल्लाते थे तो हमारे अब्बू हमें धमकी देते थे कि यदि किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये बात सुनकर नादिर पे हैरान था। और फिर सबसे छोटी बेटी रुबीना से भी गवाही ली गई और उन दोनों के बयान भी सेम थे। हैरानगी की बात तो ये थी कि कोर्ट में उनका हायर किया हुआ वकील ही आ रहा था, और जिस वकील को सागर के दोस्त ने हायर किया है, जिसका नाम विश्नोई है, वो कोर्ट में आता ही नहीं। शायद इस केस को लड़ने में उसे शर्म आ रही है। और फिर मिस्टर आमरे ने भी गवाही दी। आमरे एक सोशल वर्कर है कि सागर को इंसान मानना इंसानों का अपमान होगा। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने इसे समझाया, लेकिन सागर ने उल्टा मुझे ही पीटा। और ये सारे इल्जाम सुनने के बाद वो सेल में जाकर चीखने चिल्लाने लगा। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद हवलदार भी डरने लगा और सागर ने अपने सिर को पीट पीट कर लहूलुहान कर लिया। सागर का दोस्त भी अब मजबूर है। उसने वकील को केस लड़ने के लिए पैसे तो दे दिए, लेकिन अब वो वकील ही कोर्ट में आता ही नहीं। कुछ दिन बाद सागर ने नादिर को कुछ लिख कर दिया। उसने नादिर से कहा कि इसमें कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हैं। ये वो सब बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता, और इसी वजह से मैं आज तक खामोश रहा हूँ। उन पन्नों में और कुछ नहीं, सागर की आपबीती लिखी हुई थी। और अब नादिर को सागर की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने एक चिट्ठी लिखी और सागर से कहा कि ये चिट्ठी तुम अपने वकील को दे देना, बस इतना काम कर दो। लेकिन सागर ने उसे बताया कि मेरा वकील तो कोर्ट में आता ही नहीं। उसने 25,000 रुपये की मांग की थी और मेरा दोस्त उसे 5,000 रुपये ही दे पाया। और सागर का केस विश्नोई का असिस्टेंट देखता है। और फिर सुनवाई का दिन भी आ जाता है। आज पहली बार सागर ने कोर्ट में कुछ कहा कि मुझे अपने वकील रवि विश्नोई से मिलना है, मेरी बस यही अर्जी पूरी कर दीजिए। और फिर जज ने रवि विश्नोई को कोर्ट में बुलवाया, लेकिन उसका कहना था कि मैं किसी सागर हुसैन को नहीं जानता। और उसने कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता। लेकिन सागर ने कहा कि आप मेरा केस मत लड़िए, लेकिन ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। विश्नोई वो चिट्ठी भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन सागर जबरदस्ती उसके हाथ में चिट्ठी पकड़ाकर चला जाता है। और अगले दिन सागर को मुलाकात के लिए बुलाया गया। तब उसे पता चला कि विश्नोई उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो गया है, चाहे उसे पैसे मिले या ना मिले। सागर ने नादिर का धन्यवाद किया। नादिर ने उससे पूछा कि भला तुमने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई। तब सागर ने बताया कि पहले ज़रूरत नहीं थी और अब ज़रूरत आन पड़ी है। मेरा दोस्त इमदाद मुझे मिलने आया था। उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी बानो ने खुदकुशी कर ली है और अब कोर्ट का दिन आ जाता है। आज कोर्ट में सागर का भी वकील मौजूद था। सबीना ने सागर पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी की खुदकुशी करने पर उसकी मौत का जिम्मेदार भी सागर को ही बताया कि मेरी बेटी ने शर्म से आकर खुदकुशी कर ली। ये सारी बातें विश्नोई सुन रहा था और उसने पूछा कि सबीना बेगम, क्या आप कोई रहमत शेख नाम के आदमी को जानती हैं? ये नाम सुनकर उसने हकलाते हुए ना कर दिया। और फिर उसने लखनऊ में रहने वाले बाजी तल के बारे में पूछा और उसके जवाब में वो इन दोनों नाम के आदमियों को नहीं जानती। और फिर उसने पूछा कि क्या सागर हुसैन से शादी करने से पहले भी आप शादीशुदा थी? और इस सवाल पर उसने चुप्पी बांध ली। लेकिन सबीना के पहले पति का नाम रहमत शेख है और इत्तेफाक से वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। विश्नोई ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। उसने सबीना और रहमत शेख का निकाहनामा भी पेश कर दिया। इन दोनों की पहले से एक बेटी भी थी जिसका नाम है साहिला, और उसने उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया। सागर हुसैन से शादी करने के बाद इन दोनों ने उसे अंधेरे में रखा और सागर को नहीं बताया पहले से शादीशुदा थी। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है,
जहां पर हम मुंबई शहर में एक सीधे साधे सागर हुसैन को देखते हैं। वो भी अपनी किस्मत आजमाने इस सपनों के शहर में आया था। वो एक गांव से अपने दोस्त के पास यहाँ काम की तलाश में आया। वो उसे अपनी बस्ती में लेकर गया और अपने कारखाने में भी जहाँ वो काम करता है, और सबको समझा दिया कि कल से तुझे किस तरह काम पर जाना होगा। और इस तरह सागर भी काम पर लग जाता है। और जब वो काम कर रहा था तो उसने देखा कि अचानक उसके सारे साथी वहाँ से गायब हो गए। और जब सागर ने वहाँ जाकर देखा तो सभी आदमी दीवार की एक होल से कुछ देख रहे थे। और जब सागर ने देखा तो उसे ये बात बहुत बुरी लगी। दरअसल वो सभी आदमी एक लड़की को नहाते हुए देखते थे। और अगली सुबह सागर ने उस लड़की को देखा और उसने उसे बताया कि आपकी दीवार में एक छेद है। जब आप सुबह नहाती हैं तो यहाँ के सारे आदमी आपको देखते हैं। वो लड़की सागर पर ही चिल्लाने लगी कि तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। पता चला कि लड़की अकेली रहती है तो उसकी दीवार पर भी छेद कर देते हो। सागर ने जो कुछ भी सबीना को बताया वो उससे इम्प्रेस हो गई और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। साथ में दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया और फिर दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। और अब दोनों अलग से एक कमरा लेकर रहने लगे थे। शादी के 1 साल बाद सबीना ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और फिर हम देखते हैं कि सागर सबीना से कहता है कि हमारी बच्ची को बाहर खेलने की आदत लग गई है, मैं इसे बाहर घुमा कर लाता हूँ। सागर जब अपनी बेटी को बाहर घुमाने लेकर गया तो उस बस्ती में सबीना का पता पूछते हुए एक आदमी आया और वो सीधा सबीना के कमरे में चला गया। उसने सबीना पर बहुत गंदे इल्जाम लगाए और कहा कि ये तेरी बेटी है और अब तो इसे यहीं रख और मैं इसे अब नहीं संभाल सकता। तब सबीना ने कहा कि मैं चाहे धंधा करूं या किसी की रखेल बनकर रहूं, अब मैं तेरी बीवी नहीं हूं। जितनी ये मेरी बेटी है उतनी ही तेरी है और अब यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और वो आदमी उस बच्ची को लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन सागर ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो गुस्से में अपनी बेटी सबीना को उसे पकड़ाकर वहाँ से चला गया। और देर रात को जब वो घर वापस लौटा तो वो सबीना की दूसरी बेटी को अपने साथ ले आया था। उसने कहा कि अब इस बच्ची को हम ही पालेंगे, हम दोनों इसके असली अम्मी अब्बू हैं। और यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ विश्नोई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए जिसके मुताबिक सबीना ने कुछ टाइम पहले जयपुर में 5 कमरों का फ्लैट खरीदा था। और जो सबीना बेगम ने अपनी आमदनी बताई, इनके गहने जेवरात, इनका लिवाज इससे मैच नहीं खाता। जबकि सबीना ने अपने बयान में कहा था कि उसका घर किराए का है और घर में फ़ोन तक नहीं है, तो फिर ये पैसा किस धंधे का है। वहीं सबीना के वकील का कहना था कि इन सब बातों का बलात्कार से क्या लेना देना। वहीं विश्नोई ने इल्ज़ाम लगाया कि एक बिगड़ी हुई औरत है जिसने पहले शौहर से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली, जिसकी इजाज़त न दुनिया का कोई कानून देता है और ना ही कोई मजहब। सागर हुसैन ने अपनी बेटियों के साथ गलत किया है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये औरत सागर हुसैन के साथ 20 साल से गलत करती आ रही है। और यहाँ सबीना की बेटियों की भी सच्चाई पता चलती है, जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है आधी रात को सागर ने देखा कि उसकी बेटी कमरे में नहीं है। वो किसी को बिना बताए यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगा। तभी सामने उसे एक ऑटो दिखा और वहाँ जाकर देखा तो उस ऑटो वाले के साथ उसकी बेटी थी। सागर उस ऑटो वाले को मारने लगा। तब उसने कहा कि मैंने तेरी बेटी को पैसे दिए हैं, इस तरह तू मुझे नहीं मार सकता। और फिर वो अपनी बेटी का पीछा करने लगा। तब तक वो घर में अपनी माँ के पास पहुँच चुकी थी। सागर उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन सबीना को इस बारे में पहले से ही पता था और वो अपनी बेटी बानो की तरफदारी करने लगी कि आखिर वो ऑटो वाले के साथ नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी। बानो के लिए मैंने खुद ही उस ऑटो वाले को चुना है, उसका खुद का ऑटो है और खुद की खोली है। तुम तो ना इनको खाना दे पाए और ना ही इनका बदन ढक पाए। भिखारियों को गैरतमंद का ढोंग नहीं करना चाहिए। उसने जलील करने वाली बहुत सारी बातें सागर को सुनाई और इस बात पर सबीना कोर्ट में चिल्लाने लगी कि मेरी मरी हुई बच्ची पर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। और फिर विश्नोई ने बताया कि बानो कुछ दिन के बाद ऑटो वाले के साथ भाग चुकी थी। लेकिन सबीना ने कहा
कि वो अपने बाप से बचने के लिए भागी थी, क्योंकि सागर उसके साथ गलत करता था। लेकिन सबीना के यहाँ एक के बाद एक राज खुलते जा रहे थे। पैसों के लालच में वो अपनी बेटियों से धंधे करवाने लगी थी। अपनी बेटियों को उसने बेच दिया था। जिस तरह की आदतें उसकी खुद की थी, उसी तरह उसने अपनी बेटियों को भी बना लिया था। अब जो उसकी 2 बेटियां बची थी, वो बार में डांस करने लगी थी। लेकिन जब सागर को इस बारे में पता चला तो वो खींचकर उन्हें घर ले आया। लेकिन हमेशा की तरह सबीना अपनी बेटियों का ही साथ देती, क्योंकि ये सब करने के लिए वही उन्हें कहती थी। सागर एक सीधा साधा इज्जतदार आदमी था। उसने सबीना के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सागर ने अपनी बेटियों और सबीना को डराया कि यदि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कल सुबह हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम सब मेरे गांव चल रही हो। सागर रात को अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है तो कैसे भी करके टिकट का इंतजाम कर दे। मैं कल इन सब को लेकर अपने गांव जाना चाहता हूँ। इतनी जिल्लत की जिंदगी में नहीं जी सकता। लेकिन जब सागर घर वापस आया तो सबीना अपनी बेटियों को लेकर वहां से भाग चुकी थी। सागर को पता था कि ये कहाँ गई होंगी। वो सीधा आमरे के पास जाता है और वो सागर को एक आलीशान बंगले में लेकर जाता है। वहां जाकर देखता है तो उसकी बेटियों का और सबीना का पहनावा अचानक से बिल्कुल बदल चुका था और उसे ये भी पता चला कि ये बंगला सबीना का है, जिसे आज तक उसने सागर से छुपा कर रखा था। और ये सब उसकी काली कमाई का पैसा था जो वो खुद करती थी और अपनी बेटियों से करवाती थी। उसकी बेटियां सागर को जलील करने लगी और कहने लगी कि आज तक तुमने हमें दिया ही क्या है। जो कुछ हमने पाया खुद की मेहनत से पाया। सागर गुस्से से और ज्यादा भड़क उठा और सबीना को मारने के लिए दौड़ा और उन लोगों ने आमरे की मदद से सागर को पुलिस के हवाले कर दिया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने अपनी बेटियों के साथ गलत किया है। और सागर ने भी अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया, क्योंकि पूरे समाज की नफरत भरी निगाहें उस पर थी और समाज की हमदर्दी भरी निगाहें उसकी बेटियों पर थी। सब कुछ सबीना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक अनहोनी हो गई, बानो की मौत। सागर अब भी अपनी बेटियों को उनका पिता मानता है। उसने सोचा कि यदि वो अब भी चुप रहेगा तो मुजरिमों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाएंगे और ऐसा ना हो कि कहीं मेरी 2 बेटियों का भी हाल बानो जैसा हो। और बानो एक अहम गवाह थी। वो अपने बाप के साथ हो रही नाइंसाफी के लिए शर्मिंदा थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप की तरफ झुकने लगी थी। वो इस केस के कुछ स्टेज में आकर कुछ बोल न दे, इसलिए इन लोगों ने उसे रास्ते से हटा दिया। उसने अपने आप की जान नहीं ली। इस बात को वकील विश्नोई अब साबित करेंगे। और अब कटघरे में सागर के दोस्त इमदाद अली को बुलाया जाता है। उसने बताया कि कोर्ट के बाहर बानो अकेली खड़ी थी। मैंने उससे जाकर बात की कि केस लड़ने के लिए मकान के डिपॉजिट के पैसे चाहिए। तुम्हारी माँ ने वो मकान भी छोड़ दिया है। तो बानो ने कहा तो क्या हुआ, जाकर ले लो। लेकिन इमदाद ने बताया कि मकान मालिक पैसे तब देगा जब सबीना बेगम कहेंगी या फिर तुम कहोगी तो। तब बानो ने कहा कि कोई नहीं चाचा, आप कल आ जाइए, मैं दिलवा दूंगी। और अगले ही दिन इमदाद उस घर में पहुंचा जहां पर बानो पहले से मौजूद थी। उसने आज ही नया फ़ोन लिया था और वो इमदाद से कहने लगी कि चाचा आज मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचती हूँ, ये मैंने नया फ़ोन लिया है। और फिर उसने फ़ोन को एक जगह पर रख दिया और इमदाद को पानी देने लगी। तभी वहाँ पर सबीना और आमरे भी आ जाते हैं। वो सीधा इमदाद को बोलने लग गई कि तू मेरी भोली भाली बेटी को चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा रहा है। तब बानो ने कहा कि चाचा को मैंने खुद ही बुलाया है, मकान मालिक अभी आ रहा है डिपॉजिट के पैसे देने। और सबीना बानो को ही मानने लगी और आमरे इमदाद को बाहर ले गया। और इसके बाद वहाँ क्या हुआ इमदाद को नहीं पता, लेकिन शाम को उसे पता चला कि बानो ने खुदकुशी कर ली। लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता कि उसने अपने आप को खत्म किया होगा, क्योंकि उसके अंदर अपने बाप के लिए हमदर्दी थी। वो उसका साथ देना चाहती थी। और फिर उस खोली से जो भी चीज़ें बरामद की गई थी, पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। और उन सारी चीज़ों में एक फ़ोन भी था, लेकिन उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। कुछ देर बाद फ़ोन को चार्ज करके कोर्ट में पेश किया गया और अब उस फ़ोन में सारी सच्चाई छिपी हुई थी। दरअसल बानो अपने पिता का साथ देना चाहती थी और ये बात सबीना बर्दाश्त न कर सकी। इसलिए सबीना और आमरे ने मिलकर बानो को जान से मार दिया और उसे ऐसा दिखाया कि जैसे बानो ने खुदकुशी कर ली है।
और इस वीडियो क्लिप ने इंसान के रूप में छिपे असली जलील चेहरों को दिखाया। इसे देखकर ये अदालत भी दंग रह गई। और एक अहम बात, इस केस के लिए लेडी जज इसलिए अपॉइंट की गई थी ताकि औरतों के साथ नाइंसाफी ना हो, उनकी छोटी से छोटी बात तबज्जुब से सुनी जाए। लेकिन ये बात सच साबित हुई कि औरत ही औरत की दुश्मन है। एक औरत ने अपने मासूम पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, वो भी सिर्फ अपनी अयाशी और मुट्ठी भर पैसों के लिए। और जब बेटी में इंसानियत जागी तो उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। और फिर अदालत ने सबीना और आमरे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और सागर हुसैन पर झूठा मुकदमा बनाने और बानो के कत्ल का मुकदमा भी चलाया जाए और दोनों बेटियों को आशा सदन भेजा जाए। और अदालत सागर हुसैन को बेकसूर मानती है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज जेल में सागर का आखिरी दिन है। जो कल तक उसे जान से मार देना चाहते थे, आज वो सभी उसे गले मिल रहे हैं। सबने नादिर की भी तारीफ की जिसने सागर को पहचाना। पुलिस ने भी सागर को समझाया कि अखबार वाले और मीडिया वाले उसी के पीछे भागते हैं जो बदनाम होता है। अब तुम बेकसूर साबित हो चुके हो, तुम्हारी बेगुनाही से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोग बदनामी के लिए आगे आते हैं, बदनामी का दाग धुल जाने के बाद कोई पीछे नहीं आता, उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और इस तरह सागर जेल से बाहर आ जाता है। लास्ट में हमें ये लाइन दिखाई जाती है कि सागर हुसैन आज भी कहीं ना कहीं आपके दरमियान मौजूद है। अगर मिल जाए तो उसे नफरत की निगाह से बिल्कुल ना देखना। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।